सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। जय हिंद। आज मैं आया हूँ IFP इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, जहाँ आज मैं दिखाऊंगा सॉइल लेबोरेटरी और वहाँ पर कैसे कार्य होता है लेबोरेटरी का, वो मैं दिखाऊंगा। और मेरे चैनल में बने रहिएगा, मैं आपको हर जानकारी शेयर करूंगा। धन्यवाद। देवाशी, तुलसी भैया, निशा और शुभंकर। ओके, यहाँ पे GIS और सॉइल का काम होता है। पहले हम लोग क्या क्या करते हैं वो हम समझा देते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिए। तो जब हम लोग सबसे पहले तो मिट्टी क्यों कलेक्ट करते हैं या फिर सॉइल टेस्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं या फिर सॉइल के बारे में जान रहे हैं, तो क्यों जान रहे हैं? सॉइल इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो बेसिक खाना, जो भी चीज़ें आती हैं, सबसे हमारे रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट खाना होता है। जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द खाना आता है वो हमारा प्लांट बेस्ड होता है, या फिर जितने भी हमारे रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी लाइवलीहुड के लिए, वो एनिमल या फिर प्लांट बेस्ड होते हैं। और वो सारे प्लांट जो होते हैं मिट्टी में उगते हैं। तो अगर मिट्टी की क्वालिटी या मिट्टी में जो पोषण होने चाहिए अगर वो नहीं होता है तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो हमारा जो फूड प्रोडक्ट्स है, फूड सप्लीमेंट्स है, वो अच्छा नहीं जाएगा, वो हमें अच्छे से नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा जो, अगर हम फॉरेस्ट के टर्म्स में बोले तो फॉरेस्ट का सॉइल का एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है? फॉरेस्ट का सॉइल एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जंगल से हमारे सिर्फ टिम्बर आते हैं ऐसा नहीं है, और भी रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स भी आते हैं। जो बैम्बू हो गया, रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हो गया, वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है। तो वहाँ की मिट्टी के बारे में जानना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और जिस हिसाब से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है, सॉइल क्वालिटी भी डिग्रेड होती जा रही है। तो हमारा ये रहता है, इस लैब में हम क्या करते हैं, इस लैब में हम सॉइल की जांच करते हैं कि सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर वो सॉइल अच्छी है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो उसमें हम और क्या डाल सकते हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट या फिर कौन सा मैन्योर या फिर कौन सा सामान उसमें डाल सकते हैं जो कि उसकी गुणवत्ता को बढ़ाए। ठीक है। तो सॉइल, अगर हम किसी जगह पे जाते हैं, जैसे आप लोग फॉरेस्ट सर्वे करते हैं या फिर आप लोग तो जंगल में काम करते हैं, तो आप लोग मिट्टी कैसे कलेक्ट करते हैं? अगर हम एक जंगल देखें तो अगर सपोज़ ये 1 हेक्टेयर का ज़मीन है, अगर आपको इसमें से मिट्टी कलेक्ट करनी है तो ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं से भी मिट्टी उठा लीजिए। हर एक जगह की 2 तरह की मिट्टी उठाने के तरीके, यानी सैम्पलिंग कलेक्शन की तकनीक होती है। एक तो होता है हमारा कंपोजिट सैम्पलिंग और एक होता है इंडिविजुअल सैम्पलिंग। अगर हम इंडिविजुअल सैम्पलिंग करते हैं तो सपोज़ ये 4 कोनों से मिट्टी उठा रहे हैं, 1 हेक्टेयर का ज़मीन है, इन 4 कोनों से मिट्टी उठा रहे हैं और एक सेंटर से उठा रहे हैं। या तो आप इसका टेस्ट इंडिविजुअली कर सकते हैं, या तो इसका टेस्ट आप क्या किए, 5 मिट्टी को उठाए, एक साथ मिलाए और एक टेस्ट किए, जैसा आपका सुविधा रहा उसके हिसाब से। लेकिन ये तो चलो 1 हेक्टेयर का जो बात हुआ, आपका जंगल 1 हेक्टेयर का तो नहीं होता है, जंगल तो उससे और भी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसको ग्रिड्स में डिवाइड करते हैं, चकोर टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। सपोज़ 5 बाई 5, 10 बाई 10 किलोमीटर के चकोर, उसके हिसाब से हम लोग GIS टेक्निक से उसको खाने में डिवाइड कर देते हैं। और हर एक खाने से 1, 2 या जितने हमारी सुविधा अनुसार उस हिसाब से हम लोग मिट्टी उठा लेते हैं। अब मिट्टी उठाने का तरीका तो ऐसा नहीं कि ऊपर से उठा लिए, उसका हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट 1 मीटर तक डेप्थ तक मिट्टी उठाते हैं। उसमें भी रहता है कि पहले 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो मिट्टी होती है, आप नीचे की तरफ जाएंगे तो उसका न्यूट्रिएंट जो होता है वो कम होते जाता है। और दूसरी बात ये कि हमें इसलिए टेस्ट करना होता है 1 मीटर तक मिनिमम, मतलब मैक्सिमम, बिकॉज जो हमारा पेड़ का एवरेज रूट ग्रोथ होता है वो 1 मीटर तक डेप्थ तक जाता है। 1 मीटर डेप्थ तक बड़े बड़े रूट्स नीचे तक जाते हैं, इसलिए हम लोग 1 मीटर डेप्थ तक का मिट्टी का जांच करते हैं। तो हम लोग अलग अलग डेप्थ से मिट्टी ले लिए। सपोज़ ये कोई एक मिट्टी का सैंपल है, हम लोगों ने लेकर आया है, इसमें एक नंबर लगा हुआ है। हम लोग जब कहीं से मिट्टी उठाते हैं तो उसको एक नाम दे देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये मिट्टी हमने कहाँ से उठाया है।
ठीक है। तो आप लोग जब मिट्टी कलेक्ट करने जाते हैं तो उसको एक टैग प्रोवाइड करते हैं जहाँ से हम लोगों ने मिट्टी उठाई। उसके बाद उसको टैग कर दिया और रैप करके ट्रांसपोर्ट करके सॉइल लैब ला देते हैं हम लोग, ताकि उसकी एनालिसिस करते हैं। सेकेंड स्टेप होता है हमारा, जो मिट्टी हम लेकर आए उसकी प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग करने का मतलब ये होता है कि मिट्टी जब हम उठा रहे हैं तो उसमें सिर्फ मिट्टी तो नहीं होती है, उसमें कंकड़ पत्थर बालू मॉइस्चर सब कुछ होता है। तो हमें सिर्फ सूखी हुई मिट्टी चाहिए जांच करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी मिट्टी लेकर आते हैं उसको ट्रे में या पॉलीथीन में शेड के नीचे सुखा देते हैं। मतलब जहाँ की इनडायरेक्ट सनलाइट आए, डायरेक्ट धूप ना पड़े, शेड में उसको सुखा देते हैं। एक बार जब हमारी मिट्टी सूख जाती है तो अगर बहुत ज़्यादा क्लेई सॉइल हो तो ढेला ढेला फॉर्म में रहेगा, या फिर उसमें बहुत कंकड़ होते हैं। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि उसको 2 mm सीव से कूटने के बाद चाल देते हैं। तो अब जब मिट्टी चाल लीजिएगा तो ये कुछ ऐसा पाउडर जैसा हो जाएगा। चाय पत्ती नहीं, मिट्टी के रंग है। तो उसी के जैसा इसको वापस जिस पॉलीथीन में से लेकर आए हैं वैसे ही एक दूसरे पॉलीथीन में या उसी पॉलीथीन में टैग लगाकर वापस भर करके लैब में ले आते हैं। हमारा तीसरा स्टेप होता है एनालिसिस। ठीक है, जब हमारी मिट्टी लैब में आती है तो हम लोग बेसिकली 2 तरह के टेस्ट करते हैं। एक तो हम ये करते हैं कि इसको बेसिक जो मैक्रोन्यूट्रिएंट टेस्ट करते हैं अलॉन्ग विथ ECPH, और दूसरा हम लोग टेस्ट करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या हुआ, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। प्लांट की ग्रोथ के लिए NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए। बाकी भी ज़रूरी होते हैं जिनको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के लिए विटामिन ज़रूरी होते हैं, वैसे ही प्लांट ग्रोथ के लिए भी वो माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो थोड़े कम मात्रा में चाहिए होते हैं प्लांट को। तो फर्स्ट हम लोग टेस्ट करते हैं pH का, कि वो सॉइल कैसा है, अल्कलाइन है कि एसिडिक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं pH मीटर। ये हमारा pH मीटर है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं, उसमें 10 ग्राम सॉइल लेंगे और 25 ml पानी लेते हैं। इसको स्टीयर करते हैं, या फिर अगर आपके पास घोलने के लिए मशीन नहीं है तो आप इसको थोड़ी देर, आधा घंटा 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। उसके बाद pH मीटर का नॉब इसमें डालते हैं और उसमें रीडिंग दिखाता है। अगर pH आपका 7 से नीचे की तरफ है, यानी 1 से 7 के बीच में है तो वो एसिडिक है, और 7 से 14 के बीच में है तो वो आपका बेसिक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टेस्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगेन हम लोग 10 ग्राम सॉइल लेते हैं और उसमें 50 ml पानी डालते हैं, और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी मीटर, ऐसा ही एक मशीन होता है, उसका नॉब डाल करके छोड़ देते हैं। वो आपको बताता है कि आपके सॉइल में कितने मोबाइल आयंस हैं, यानी कितने मोबाइल जो भी आयंस है वो कितने मूव कर सकते हैं, उनकी कंडक्टिविटी कितनी है। तीसरा हम लोग टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं जो होता है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन का, यानी कि हमारे सॉइल में कितना ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज है। ठीक है, वो या तो हम लोग TOC से करते हैं, सर के पीछे वो मशीन है। ठीक है, या तो हम लोग मैनुअली करते हैं। ठीक है, मैनुअली हम लोग वॉकियन ब्लैक मेथड को यूज़ करते हैं। ये हमारा तीसरा मशीन है UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये लाइट के प्रिंसिपल पे बेस करता है, बीयर-लैम्बर्ट लॉ पे बेस्ड मशीन है ये। इस मशीन में हम लोग मेजरली DNA का टेस्ट कर सकते हैं, या प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा सल्फर का टेस्ट जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, या फिर फॉस्फोरस जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है, उसका टेस्ट करता है। नेक्स्ट हमारा फ्लेम फोटोमीटर है। फ्लेम फोटोमीटर हमारा एल्कली अर्थ मेटल का टेस्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर फ्लेम फोटोमीटर जैसा ये भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है एक तरह का, लेकिन ये LPG गैस पे भी रन करता है। इसके अंदर एक फ्लेम जलता है, यहाँ पे जब हम अपना सैंपल सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है, तो ये रन करता है एंड हमारा रीडिंग डिस्प्ले करता है। ये बेसिकली हम लोग सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और पोटेशियम के लिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो जो उधर मशीन रखी हुई है वो नाइट्रोजन मशीन है, नाइट्रोजन के लिए टेस्ट करता है। ये हमारा अवेलेबल नाइट्रोजन बताता है, इसका नाम है जेल्डाल। इस मशीन का नाम है जेल्डाल, जो कि हमारा 2 स्टेप्स करता है। ये सिर्फ डाइजेशन करता है एंड देन हम लोग मैनुअली टाइट्रेट करते हैं। लेकिन जो अभी एडवांस जेल्डाल मशीन आती है वो आपको टाइट्रेट करके रिजल्ट तुरंत इंस्टेंटली उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, सॉइल सैंपल में कितना नाइट्रोजन है वो बताती है। अगेन आपके पीछे जो है टोटल कार्बन एनालाइजर,
ये एक आपको सॉइल में कितना ऑर्गेनिक कार्बन या टोटल कार्बन दोनों का दोनों बताता है। ये अगेन मशीन रन करता है ऑक्सीजन सिलेंडर पर, ठीक है। इसके अंदर एक बर्नर होता है जो कि 1300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचाता है और मिट्टी को पूरी तरह जला देता है और फिर बताता है कि उस पर्टिकुलर सैंपल में कितना ऑर्गेनिक कार्बन है या फिर टोटल कार्बन, ठीक है। ये हमारा बेसिकली मशीन सबसे सोफिस्टिकेटेड है और इसका नाम है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये भी हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट के टेस्ट के लिए यूज होता है। ये मशीन क्या करता है कि किसी भी सॉइल सैंपल का जो सॉल्यूशन है या सॉइल एक्सट्रैक्ट है उसको एटोमाइज करता है। ये हमारा एसिटिलीन पे रन होता है। ये भी एक पीछे सिलेंडर लगा रहता है, बिल्डिंग के पीछे है सिलेंडर, वो सब करता है एंड वो सॉल्यूशन को एटोमाइज करता है एंड देन उसके अंदर लेंसेज लगे हुए रहते हैं जिसको कि वो डिटेक्ट करता है कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना वो आयन कंसंट्रेशन या कितना वो एलिमेंट है एंड देन वो सिस्टम से डिस्प्ले करता है। ये हमारा सारे मशीन के ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गए। अब हम बताना चाहेंगे कि हम किसी पर्टिकुलर सॉइल सैंपल का एनालिसिस स्टार्ट कैसे करते हैं। जैसे पीएच और इसी का हम बोले कि आप डायरेक्टली इसी सॉल्यूशन में पानी मिलाएं और टेस्ट करिए, लेकिन ऐसा बाकी सारी मशीनों के लिए हम नहीं कर सकते। क्योंकि सारी मशीन सोफिस्टिकेटेड है और मिट्टी डायरेक्टली जाएगी उन सब में तो वो मशीन ख़राब हो जाएगा। तो हम सॉइल एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं। सॉइल एक्सट्रैक्ट क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सॉइल सैंपल को हम लिए, उसमें पर्टिकुलर रिएजेंट डालते हैं। हर एक टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर रिएजेंट होता है, हर एक में हम कोई भी केमिकल नहीं डाल सकते। अगर हमें मान लीजिए फॉस्फोरस का टेस्ट करना है तो हम उसमें ब्रेज रिएजेंट डालते हैं। ब्रेज रिएजेंट एक तरह का केमिकल होता है जो कि सॉइल में जितने भी फॉस्फोरस हैं उसको छांट करके एक लिक्विड फॉर्म में ले लेगा और फिर हम मिट्टी को छान करके अलग कर लेते हैं और उस एक्सट्रैक्ट को अलग रख लेते हैं। उस एक्सट्रैक्ट को हम मशीन के अंदर डालते हैं और वो बताते हैं। तो इन सारे मशीन में जितने भी हैं सब में एक लिक्विड जाएगा, ना कि सॉइल सैंपल्स जाते हैं, ठीक है। वंस हमारा सॉइल में हम कितना न्यूट्रिएंट है चेक कर वाले में तो हाँ वो आता है एक ऐसा ट्यूब जैसा आएगा छोटा सा, वहाँ देखो तो एक ट्यूब है, तुलसी भी आप बोट होगा वो डायरेक्ट सॉइल लेते हैं, बाकी सब में लिक्विड बेयर्स रिएजेंट दिखाइए। देखिए हर एक रिएजेंट का हर एक बॉटल पे एक अलग रिएजेंट का नाम होता है, कोई भी एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोट बोलते हैं। इसमें हम 1 ग्राम से कम मिट्टी लेते हैं और उसके अंदर घुसा देते हैं। वो एक ट्यूब रहता है, इसके अंदर डाल देते हैं और इसमें मिट्टी को पूरा का पूरा जला देता है और फिर टेस्ट करता है, ठीक है। 1300 सेंटीग्रेड पर काम करता है, तो कितना हीटिंग होता है। तो मेरा कहना था कि वंस हम जितना एनालिसिस कर लिए, सपोज हमने किसी सॉइल को लिया, सैंपल उसका टेस्ट कर लिया, उसके बाद हमें पता चलता है कि उसमें न्यूट्रिएंट की कमी है, तो हम उसी के हिसाब से उसके रिकमेंडेशन सेक्शन डालते हैं। जैसे हम लोगों ने झारखंड का फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया, तो जिस फॉरेस्ट डिवीजन में जो भी डेफिशिएंट है वो हम लोगों ने रिकमेंड किया है। आप लोग सभी लोग हजारीबाग से हैं? नहीं, अलग अलग जिले से, अलग अलग जिले से हैं। किस स्कूल से हैं? हजारीबाग स्कूल से। स्कूल में ट्रेनिंग हो रही है सबकी और वहाँ से। तो हम लोग उसी के हिसाब से रिकमेंडेशन देते लेकिन हैं झारखंड के हैं ना? हाँ, और उसके हिसाब से हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं एंड देन हमारा रिपोर्ट जाता है। दैट्स ऑल, हम लोग ये काम करते हैं सॉइल पर। आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप नाइट्रोजन, हमारा नाइट्रोजन एनालाइजर जो कि जेल्डाल एनालाइजर है, वो येलो वाला उस मशीन से होता है। ये हमारा पुराना मॉडल है जिसमें पहले हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, सॉरी डबल डिस्टिलेशन करते हैं देन टाइट्रेशन करते हैं। डबल डिस्टिलेशन मतलब हुआ कि उस चीज़ को हम लोग एक टेम्परेचर पे खौलाते हैं, देन उसको ठंडा करते हैं, उसका एक एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, फिर उसको एसिड बेस रिएक्शन जिसको कि टाइट्रेशन बोलते हैं, उसके बाद पता चलता है। कंडेंस करता है वो लिक्विड ठीक है। को, वाष्प को कंडेंस करने के बाद जो इकट्ठा होता है ना, उसको कलेक्ट करके नाइट्रोजन के रूप में हम लोग टाइटर, हम लोग तो रेगुलर वहाँ पे एक टेस्ट करके दिखा दो डेमो किसका पीएच देखना है इसलिए ऑर्गेनिक है, हम दिखा देते हैं पीएच टेस्टिंग, ठीक है। इसमें हम 25 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे, 25 ml 1:2.5 इसका रेशियो है। आप 20 लीजिए तो उसी के अनुपात में। हाँ, ऑर्गेनिक कार्बन का भी मैनुअली जांच का बताए ना। कैसे? ऑर्गेनिक कार्बन का मैनुअली जांच का बोले थे ना।
मैनुअली यही होगा, लैबे में हो पाएगा। आपको उसके लिए केमिकल्स तो लगेंगे ही। आप केमिकल जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, फेरस अमोनियम सल्फेट और डाइफेनिलएमीन, ये 3-4 मतलब कि केमिकल्स आपको लगेगा, तभी कर पाइएगा। सूंघ के नहीं हो सकता खुला जाएगा 300 पर लीटर। तो आपको 5 कम से कम करना होगा पीएच ऑर्गेनिक अगर आप लोगों के पास ये मशीन नहीं है, ठीक है, या तो उसको किसी रॉड से या लकड़ी से ऐसे फेंट दीजिए, या तो आप लोग उसको आधा घंटा तक ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि पानी से जितने भी वो रहे वो एक खेत में एक जगह से भी आप करा लीजिए। लिटमस पेपर क्या है? अरे जो होगा, अरे वो मार्केट में मिल जाएगा। 3.9 है तो देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? मशीन है तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। एक्यूरेसी चाहिए तो हम लिटमस पेपर क्यों यूज करेंगे? हम लोग एक्यूरेसी में चलते। लिटमस पेपर क्या है, आपको एवरेज बताता है, इसके आसपास होगा। सिर्फ अम्लीय और क्षारीय बताता है, और कुछ नहीं। वो भी आपका अगर आँख अच्छा है तो इधर उधर देख ली तो वो भी गड़बड़ होगा। हाँ, हम चलाना चाहें तो उसको कम से कम आधा घंटा तक पहले हमको ऑन करके रखना होता है ताकि वो कैलिब्रेट क्योंकि आप हो लोग सके। तुरंत बोल दिए तो तुरंत दिखाने के लिए ऑन कर देंगे, लेकिन कम से कम आपको टेस्ट करना है तो आधा घंटा पहले ऑन छोड़ना होगा। ऑन छोड़ना है। रिजल्ट तो धीरे धीरे अभी थोड़ा स्लो उसका स्टार्टिंग स्लो रहेगा। वही स्क्रीन देखना है मैडम, हाँ, ये स्क्रीन पे ये जो डिस्प्ले हो रहा है ना, धीरे धीरे अपने आप बढ़ते जाएगा बाकी और कोई हलचल नहीं। और कुछ नहीं। ये आपको टेम्परेचर के लिए एक और नॉब है, अगर ये डाल दीजिएगा तो इसमें टेम्परेचर भी डिस्प्ले करेगा। तब तो ठीक है। अरे ये न्यूट्रिएंट इतना है, 30 से 60 जा रहे तो इतना है, 60 से 90 जा रहे तो इतना है। छोटा फील्ड में मिला के काम चल जाएगा, लेकिन बड़ा फील्ड रहेगा आप लोग बस तो अलग-अलग उठा के 100 हेक्टेयर, उसका नाम 100 हेक्टेयर में मिला देगा तो और नहीं फिर काम टेस्ट करने मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि हमारा वीडियो का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच सके और आपका सहयोग से लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। जी धन्यवाद। Thank you.